हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड पी कॉमर्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरेटिकल चैप्टर 1, जो हमने इससे पहले वाले सेशन में डिस्कस किया था। इससे पहले वाले सेशन में पार्ट 1 के अंदर हमने इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, 6 पॉइंट स्टार्टिंग के। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आज का पार्ट 2 है, पार्ट 2 जिसके अंदर हम बचे हुए रिमेनिंग जितने पॉइंट्स उनको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट जो वीडियो ख़त्म किया था वो था डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये कल बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में डिफरेंस को डिस्कस किया था। लास्ट टॉपिक का लास्ट पॉइंट था ये, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, जिसमें हम अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस, दोनों को डिस्कस करेंगे। आपने अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जा करके वो वीडियो देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि ये लेन देनों के वर्गीकरण और सारांश करने से संबंधित। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और फाइनेंशियल नेचर के जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनका पता लगा के जो फाइनेंशियल नेचर के हैं या नहीं, उनको क्लासीफाई करते हैं। लेजर बनाने के लिए हम जर्नल एंट्रीज करने के बाद में उसके अकाउंट्स के अंदर क्लासिफिकेशन करते हैं और उनसे फिर सारांश निकालते हैं। यही अकाउंटिंग है। सारांश निकालेंगे ट्रायल बैलेंस के रूप में। अब ये ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंट्स, ये सब आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा क्योंकि अभी आपने नहीं पढ़ा है। जैसे जैसे हम चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे आगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि इन पर सेपरेट चैप्टर्स आने वाले हैं आगे की वीडियोज़ में, जो आपको ये सारे टर्म्स जो हैं क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये तो था अकाउंटिंग। नेक्स्ट है अकाउंटेंसी। क्या है? ये ज्ञान की वे शाखा है जो नियम और सिद्धांत बताती है। इसका मतलब ये तो एक प्रक्रिया हो गई, जिस प्रोसीजर से आप गुजरते हो वो प्रोसीजर तो हो गया आपका अकाउंटिंग। अब इस प्रोसीजर को पूरा करने के लिए क्या कौन से सिद्धांत जो बने हुए हैं या नियम जिनको आप फॉलो करके ये प्रोसीजर पूरा करोगे, वही प्रोसीजर जो शाखा है या प्रोसीजर है वो अकाउंटेंसी कहलाता है। यानी कि ये नियम और सिद्धांतों को बताता है कि क्या नियम होते हैं या सिद्धांत होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है, और जिनसे ही आप इनको समझने के बाद आप वर्गीकरण कर पाओगे, सारांश निकाल पाओगे। यानी कि इसको पढ़े बिना आप ये काम नहीं कर सकते। जब तक आपको अकाउंटेंसी में ये सारी चीज़ें नहीं आ जाती, जब तक आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ज्ञान की विशाखा है जिसमें नियम और सिद्धांत बताती है, जिसका पालन लेन देनों के लेखांकन, वर्गीकरण, सारांश तैयार करने में किया जाता है। यानी कि जो भी आप स्टेप्स फॉलो करोगे अकाउंटिंग करते रहें, उन सभी स्टेप्स के अंदर अकाउंटेंसी शामिल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्कोप, कि कहाँ कहाँ तक किसका कितना स्कोप है, कहाँ तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है। अकाउंटिंग में क्या होता है कि इसका क्षेत्र सीमित है। यह लेखांकन होता है जहाँ पुस्तक, लास्ट वीडियो में हमने बुक कीपिंग पढ़ा था, जाता था जहाँ आपने बुक कीपिंग खत्म किया, बस उसके बाद ही आपको काम शुरू होता है। और अकाउंटेंसी क्या होता है, इसका स्कोप है वो काफ़ी, यानी कि अकाउंटेंसी के अंदर हम अकाउंटिंग को भी शामिल कर लेते हैं। इसमें पुस्तक पालन और अकाउंटिंग दोनों को इंक्लूड किया जाता है। यानी कि इसके अंदर बुक कीपिंग भी आपका आएगा, साथ में अकाउंटिंग भी आएगा। क्या बात ध्यान रखनी है कि जहाँ बुक खत्म होता है उसके आगे का काम अकाउंटिंग कहलाता है, और अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग और दोनों को, इसका काम क्या है, इसका प्रमुख कार्य व्यवसाय के शुद्ध परिणामों और वित्तीय स्थिति को ज्ञात करना। यानी कि नेट रिजल्ट्स आपको निकालना है, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस। उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन का आपको पता लगाना है, और जो भी थर्ड पार्टीज आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखती हैं उनको चाहिए गई सभी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कराना है। यही इसका मैं होता है कि पुस्तकालय और प्रदान की गई सूचना पर डिसीजन लेने का कार्य भी करती है। यानी कि डिसीजन मेकिंग का काम एजेंसी करता है, जबकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नेट जो भी रिजल्ट्स होते हैं उनको तैयार करने में संबंध में क्या रिलेशन, कि ये पुस्तक पालन पर निर्भर है। यानी कि जब तक आप बुक कीपिंग नहीं सीख लेते या बुक कीपिंग नहीं कर लेते, तब तक आप अकाउंटिंग पर नहीं आ सकते। अकाउंटिंग तक पहुंचने के का पूरा होना चाहिए, तभी आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। इसलिए ये बुक कीपिंग पर बेस्ड होता है, ठीक है। और ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, यानी कि आपने बुक कीपिंग कर लिया, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप थी आपके, ये दोनों काम आपने कर लिया, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। दोनों के ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
टाइप्स और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से इसके फील्ड हैं, उन सभी को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? P&L बैलेंस शीट बना करके व्यवसाय की वित्तीय स्थिति पता करना। कुछ सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है कि सिर्फ आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता करना है। फाइनेंशियल पोजीशन जिसमें आप पता करते हो वही आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाता है। लेकिन नाम से लग रहा है फाइनेंशियल, फाइनेंस के बारे में रिपोर्ट जो भी आपको देगा वो फाइनेंस, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो भी बिजनेस के अंदर आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी पर यूनिट या कॉस्टिंग पता करना, जिनकी जो पर यूनिट है उसको फाइंड आउट करना। उत्पादित वस्तु सेवाओं के टोटल कॉस्ट, कॉस्ट के अंदर में बहुत सारे कॉस्ट, गुड्स गुड्स सोल्ड हो गई, ये सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये सब आगे चल करके हम सेपरेट चैप्टर के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम के अंदर इनकी डेफिनेशन है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में एक तरीके से लागत पता करना है, जिसकी लागत जो आप बना रहे हैं पर यूनिट निकालना, बस यही इसके कॉस्ट अकाउंटिंग शामिल होता है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है कि मैनेजमेंट जो आप कर रहे हो उसमें जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सभी के अंदर आपको अकाउंटिंग हेल्प करती है। तो लेखांकन को इस प्रकार से प्रस्तुत करना कि प्रबंधकीय क्रियाओं की योजना बनाने और नियंत्रण करने में, यानी कि प्लानिंग के बहुत सारे, सॉरी, मैनेजमेंट में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं जो कि हम पूरा करते हैं। इनमें जो मेन होता है हमारा, एक होता है प्लानिंग, जो कि फर्स्ट फंक्शन माना जाता है, और लास्ट होता है हमारा कंट्रोलिंग, ये लास्ट माना जाता है। अब ये बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक है, इसको भी हम बिजनेस स्टडी जब मैं आपको पढ़ाऊंगे तब डिटेल से एक्सप्लेन करूंगे। अभी है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग में हेल्प करता है। अब किस तरीके से हेल्प करता है कि जो भी इसके अंदर काम आने वाली चीज़ें हैं, किस तरीके से आप प्लान करोगे, कौन सी चीज़ों पर आपको आगे चल कर जिसमें प्रॉफिट अर्न करवाएगी, इस सभी चीज़ों को मैनेजमेंट अकाउंटिंग शामिल किया जाता है। अब इन दोनों को करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं इसमें? रेशियो एनालिसिस और बजटरी कंट्रोल, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्स्ट्रा, ये सभी चीज़ें हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग शामिल करते हैं। तो ये एक फील्ड माना जाता है। नेक्स्ट आपका टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स से रिलेटेड जितनी भी अकाउंटिंग आप करो टैक्स अकाउंटिंग, जैसे कि GST। लेखांकन की शाखा जो कर निर्धारण के उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती है, कर लेखांकन। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है? SR कहते हैं उसे। इम्पोर्टेंट माना जाता है हर बिजनेस के लिए, चाहे आप किसी भी टाइप का बिजनेस कर रहे हो सभी के लिए, यानी कि जब भी आप समाज से लेकर के बिजनेस करते हो तो आपके कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो प्रति भी बनती है, यानी कि आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हो उससे कोई तरह की हानि नहीं होनी चाहिए, और जो भी आप काम करो उससे समाज को बेनिफिट मिलना चाहिए। यही हम इस फील्ड में सीखते हैं। सामाजिक दायित्व लेखांकन प्रक्रिया जो व्यवसाय द्वारा समाज के प्रति की गई सेवाओं की पहचान करती है, उन्हें मापती है और उनके विषय में सूचना प्रदान करती है। इस शाखा में सेवाओं की लागत, समाज में होने वाले लाभ को मापने की तकनीकों का विकास किया जाए, ठीक है। तो ये सारे थे इसके फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग वर्सेस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये किस तरीके से अकाउंटिंग जो है हमारे लिए एक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन बनता है। लेखांकन को प्राय व्यवसाय की भाषा कहा जाता है। एक इम्पोर्टेंट है, ये लाइन इम्पोर्टेंट है कर लें कि लैंग्वेज ऑफ बिजनेस किसे कहा जाता है? अकाउंटिंग को कहा जाता है। व्यवसाय की भाषा कहा जाता है क्योंकि भाषा का मुख्य उद्देश्य संवाद के साधन के रूप में काम करना। लैंग्वेज क्या काम करती है? दो लोगों के बीच में कम्युनिकेट करने का काम। जिस तरीके से एक लैंग्वेज कम्युनिकेट करने का काम, तरीके से अकाउंटिंग भी जो है बिजनेस की लैंग्वेज का काम करती है। लेखांकन भी व्यवसाय क्रियाओं के परिणामों को प्रबंधकों, स्वामियों, विनियोक्ताओं, लेनदारों और सरकार, देखिए इन सभी, जितने भी थर्ड पार्टीज कैटेगरी में आती है, जितने भी थर्ड पार्टीज होती हैं, इन सभी को आपके बिजनेस में इंटरेस्ट होता है और उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो सभी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं। तो एक सूचना विधि के रूप में लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया जो व्यावसायिक सूचनाओं की पहचान करती है, उनको मापती है, उनका अभिलेखन करती है, सारांश निकालती है और द्वारा इन सूचनाओं को हित रखने वाले पक्षकारों तक पहुंचाती है। बस इतना सा ही समझना है आपको कि जितनी भी थर्ड पार्टीज होती हैं उन थर्ड पार्टीज को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग करते समय सभी चीज़ें प्रोवाइड करवानी होती नहीं है इसमें। नेक्स्ट है आपके एडवांटेज ऑफ और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग के, क्या क्या इसके लाभ है अकाउंटिंग। पहला है कि ये हमको प्रबंधन में हेल्प करती है। हमने इसके ऊपर भी डिस्कस किया था कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग करते समय हमें अकाउंटिंग हेल्प करता है। तो वही है कि योजना बनाने में, निर्णय लेने में और कंट्रोलिंग में, इन तीनों के अंदर हमें अकाउंटिंग से हेल्प मिलती है।
पूर्ण और नियमित लेके रखने में सहायक जितने भी आप कंप्लीट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स तैयार करोगे उन सभी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। हमें अकाउंटिंग उसमें हेल्प करता है। लाभ हानि के विषय में अगर अकाउंटिंग नहीं होगी तो हम नहीं बता पाएंगे कि ओवर द ईयर हमें कितना प्रॉफिट और कितना, तो सही प्रॉफिट और लॉस की सही सही गणना एग्जैक्ट वैल्यू पता करने के लिए भी हम अकाउंटिंग हेल्प करता है। फाइनेंशियल पोजीशन के विषय में चुनना, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन किस तरीके से है इन्फॉर्मेशन भी हम अकाउंटिंग देता है। इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी, यानी कि आप कंपेयर कर सकते हो अपने बिजनेस को, अपने आप से भी कंपेयर कर सकते हो और अदर से भी कर सकते हो। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना करके हम अपने बिजनेस को लास्ट ईयर जो भी हमारा फाइनेंशियल पोजीशन रही है उससे कंपेयर करके देख सकते हैं कि लास्ट ईयर में जो रिसेंटली जो सिचुएशन है उसमें ग्रोथ हुआ है, कमी आई है, किस तरीके तरफ हमारा बिजनेस जा रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो उससे क्या रीज़न है। इन सभी में हमें अकाउंटिंग हेल्प करता है। कर और दायित्व का निर्धारण करने में भी हमें अकाउंटिंग हेल्प करता है। कानूनी मामलों में प्रमाण के रूप में, यानी कि अगर कोई भी विवाद हो जाता है आगे चल करके, किसी भी तरह का कोई आपको कानूनी कार्यवाही की ज़रूरत पड़ जाती है बिजनेस में, तो उस तरीके उसमें अकाउंटिंग आपका एविडेंस के रूप में काम करता है। कोर्ट में आपके पास में सभी लिखित दस्तावेज होते हैं तो उनको आप एज ए प्रूफ एविडेंस के रूप के अंदर पेश कर सकते हो, जो कि आपको हेल्प करे। व्यवसाय बेचने में आपको अगर अपना बिजनेस बेचना है, आप आगे उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, वो बेचना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं, तो उन सबको बेचने से पहले कोई आपका बिजनेस क्यों खरीदेगा, जब तक कि उसके कागजात, उसकी जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो वो चाहता है वो आप प्रोवाइड कराएंगे उसको टाइम पर, तो वो बिकने में आपको हेल्प करेगा। तो व्यवसाय को अगर आप बेचना चाहते हो तो उसमें भी अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है। और ऋण लेने में सुविधा, हमें बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लोन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो लोन प्रोवाइड कराने के लिए भी अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है साझेदारी खातों में सहायक, हम पार्टनरशिप्स अकाउंट पढ़ाएंगे जो कि आपको 12th क्लास पार्टनरशिप, अभी इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, नेक्स्ट ईयर पार्टनरशिप अकाउंट को पढ़ेंगे। तो साझेदारी खातों में भी आपको अकाउंटिंग हेल्प करता है, जितनी भी अशुद्धियाँ होती है, कपट होते हैं, सभी को रोकने में हेल्प करता है। इतने सारे लाभ होने के बावजूद भी इसमें भी हैं कमियाँ, क्या हैं जिन्हें हम लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला है व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित, यानी कि जितने भी पर्सनल जजमेंट्स होती हैं उनसे ये अफेक्ट होता है। कोई पर्सन जो है क्या सोच रखता है, क्या धारणा रखता है, उसी के अकॉर्डिंग वो उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करता है, तो उससे हमारी अकाउंटिंग प्रभावित होती है। लेखांकन की अवधारणा और परंपराओं पर आधारित बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये भी एक इंडिविजुअल चैप्टर है, आगे चल करके हम इसको भी पढ़ेंगे, उसमें डिटेल से कन्वेंशन और जितने भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जितनी भी अवधारणा और परंपराएं हैं जो कि अकाउंट्स पर आधारित होती हैं, उनके बेस पर ही हम अकाउंटिंग करते हैं। ये एक इसका ड्रॉबैक माना जाता है कि उनको ही फॉलो करके आपको अकाउंटिंग करनी है, आपको इग्नोर कर सकते हैं। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन किस तरीके से कि इसमें सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की बात की जाती है। स्टार्टिंग में जब हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी तभी ये चीज़ क्लियर की थी कि जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं उन्हें ही हम अकाउंटिंग के अंदर डिफाइन करते हैं। अदर जो भी होता है जैसे ईमानदारी और कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं उनको फाइनेंशियल नेचर के अंदर नहीं लिखा जाता और अकाउंटिंग में भी शामिल नहीं किया जाता, इसलिए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन की भी इसमें कमी रहती है। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन जैसे अभी मैंने बताया ईमानदारी, ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं कि वो फला व्यक्ति जो है, ए व्यक्ति बी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो कितने भी अच्छा हो इससे मैटर नहीं करता अकाउंटिंग के अंदर कि वो कितना अच्छा है, अकाउंटिंग किस तरीके से कर रहा है, अपने बिजनेस के अंदर कितने प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ये सारी चीज़ें ही इसमें मेंटेन ज़रूरी होती है। यानी कि क्वालिटी आप में क्या है, जो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें अकाउंटिंग प्रोवाइड नहीं करता है। झूठे दिखावों से प्रभावित, कई बार ऐसा होता है कि विंडो ड्रेसिंग, मतलब होता कुछ है और दिखाया कुछ और जाता है, विंडो ड्रेसिंग का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है जो कि सही नहीं होता है। भावी अनुमानों के लिए अनुपयुक्त, कई बार जब हम फोरकास्ट करते हैं आगे के फ्यूचर के लिए जो भी प्लानिंग करते हैं उन प्लानिंग के लिए भी ये सही साबित नहीं होता है। ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स है। अब है कि लेखांकन सूचना के गुणात्मक विशेषताएँ कौन कौन सी हैं, देख लेते हैं हम। सबसे पहले विश्वसनीयता का गुण इसमें पाया जाता है कि जो भी हम रिजल्ट हमें मिल रहे हैं वो पूरी तरीके से ट्रस्टेबल है, आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिसे हम रिलायबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। विश्वसनीयता का गुण इसमें पाया जाता है। अनुरूपता, रिलीवेंस होता है, यानी कि जिस चीज़ को जो लिखना चाहिए, जो ज़रूरी है, केवल उसे ही हम अकाउंटिंग में करते हैं। समझ में आने योग्य होना चाहिए। ऐसे ऐसे डेटा आपको प्रोवाइड नहीं करने हैं जो कि थर्ड पार्टी जब उनको देखे तो उनके समझ में ना आए, और वैसे इसमें इतने ऐसे ही डेटा प्रोवाइड कराए जाते हैं जो कि समझ में आने योग्य
होते हैं जीने में। कंपेरेटिव होने चाहिए कि आप अपने बिजनेस को अदर बिजनेस से या कोई भी थर्ड पार्टी आपके बिजनेस को किसी और बिजनेस से कंपेयर कर सके। प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए जो कि विश्वास योग्य हो, यानी कि कुछ भी इसके अंदर झूठा दिखावा या धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। अब नेक्स्ट है लेखांकन की भूमिका के रूल क्या है अकाउंटिंग का, किस तरीके से अकाउंटिंग हमें हेल्प है किस किस रूप के अंदर। तो सबसे पहले अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि अकाउंटिंग क्या है, ये लैंग्वेज है बिजनेस की। तो सबसे पहले भूमिका तो यही हो गई इसकी कि रोल ऑफ एक लैंग्वेज का काम करती है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, ऐतिहासिक लेखों की भूमिका, बहुत पुराना भी अगर आप डेटा चाहते हो तो वो रिकॉर्ड्स में रहता है, तो वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की ये भूमिका निभाता है। आप कोई सा भी पुराना रिकॉर्ड आप चाहते हो वो चेक कर सकते हो। शुद्ध लाभ निर्धारित करने की, यानी कि जो भी नेट प्रॉफिट आप चाहते हो वो नेट प्रॉफिट निकालने की भूमिका अदा करता है। वित्तीय स्थिति निर्धारित करने की, फाइनेंशियल पोजीशन आप बैलेंस शीट बना करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। सूचना प्रणाली की भूमिका, जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है या जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी थर्ड पार्टी के लिए, सब आप उसके लिए भी ये रोल प्ले करता है। अच्छा, और सेवा प्रदान करने की, सर्विस प्रोवाइडर का भी। दैट्स इट। ये इतना सा एक छोटा सा टॉपिक था जो 2 सेशन में कवर हुआ है। आप दो जो है दोनों पार्ट्स अच्छे से देखें और फिर वीडियो को देखें। और वीडियो को देखने के बाद कुछ भी डाउट्स रहता है या कोई कमी लगती है जो कि मुझे समझाना चाहिए था नहीं समझाया, वह आप कमेंट बॉक्स लिख सकते हैं।